बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023 का जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो सॉल्व भी करना सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपने कौन सी फ़ाइल जो है वो LMS के ऊपर अपलोड करनी है। दोस्तों इस असाइनमेंट की जो ड्यू डेट है वो 10 जुलाई 2023 है। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में हासिल करनी हो तो अब हम हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम आपको इसका पेड सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। काइंडली व्हाट्सएप पे सिर्फ वही लोग मुझसे कांटेक्ट करें जो पेड सोल्यूशन हासिल करना चाहते हैं। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो फिर आप मेरी ये वीडियो देखें और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% जो है वो एक्यूरेट सोल्यूशन खुद भी टाइप कर सकते हैं। दोस्तों आपने इस असाइनमेंट को जो है वो डेव C++ सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बनाना है। ठीक है, अब डेव C++ सॉफ्टवेयर ये जो है कैसे हमने डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इसकी कंप्लीट वीडियो का लिंक जो है वो अपनी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाकर डेव C++ को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीख लीजिएगा। जब दोस्तों आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपने डेव C++ को जब ओपन करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक ब्लैंक इस तरह का एक सॉफ्टवेयर डेव का ओपन होगा और एक बिल्कुल ब्लैंक विंडो आएगी। आपने क्या करना है, आपने सिंपली फाइल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे न्यू पे जाकर आपने यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक करना है। तो इस तरह की नई सोर्स फाइल बन के आपके सामने आ जाएगी। जब आपके सामने इस तरह की सोर्स फाइल बन के आ जाएगी या आपने कुछ भी रैंडम से टाइप करने के बाद आपने Ctrl+S दबाना है या फिर आप फाइल पे जाकर यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करें तो ये आपसे पूछेगा कि आपने फाइल कहाँ पे सेव करनी है। तो आपने इसको कहना है मैंने डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो आप अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दीजिएगा ताकि आप जब फाइल को LMS पे अपलोड करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप चूज़ किया, लोकेशन, और यहाँ से फाइल का नाम चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपनी फाइल का नाम वही रखना है जो आपकी अपनी खुद की VUID है। लेट्स से आपकी VUID है BC12345678 लेट्स से ये आपकी VUID और उसके बाद अपनी VUID यहाँ पे फाइल के नेम के तौर पर सेट करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपकी फाइल जो है वो सक्सेसफुली आपकी VUID के नाम के साथ सेव हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो रैंडम टेक्स्ट लिखा था इसको आपने रिमूव कर देना है और यहाँ पे अब आपने वो कोड लिखना स्टार्ट करना है जो कोड ये मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं एक दफ़ा प्रॉब्लम को देख लेते हैं। सर प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं। बेसिकली सर ने कहा है कि आपने बेसिकली एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है जिसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी लेनी है। अब दोस्तों करना ये है कि आपने जो एम्प्लॉय की आईडी है वो इस तरह से लेनी है कि लेट से आपने अपनी VUID के लास्ट डिजिट बताने हैं उसे। ठीक है, आपने उसे अपनी VUID के लास्ट डिजिट बताए कि लेट से मेरी VUID की लास्ट डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आपने कुछ भी VUID के डिजिट बता दिए उसे। अब वो क्या करेगा, आप जो अपनी VUID की लास्ट 9 डिजिट उसे बताएंगे वो उसके लास्ट वाले जो 3 डिजिट्स हैं, लास्ट वाले जो भी 3 डिजिट्स हैं उसको एज ए आपकी एम्प्लॉय आईडी मानेगा और जो आपकी VUID के लास्ट 5 डिजिट हैं उसको एज ए आपकी सैलरी काउंट करेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की आपने लॉजिक जो है वो क्रिएट करनी है। और दोस्तों इस लॉजिक को क्रिएट करने के लिए आपने जो है वो C++ प्रोग्रामिंग के अंदर BST यानी बाइनरी सर्च ट्री का इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ आपने दोस्तों क्लासेस बनानी है, ना कि स्ट्रक्चर्स। अगर आप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। आपने जो क्लासेस बनानी है वो 2 होंगी, एक आपने नोड क्लास बनानी है और एक आपने BST क्लास बनानी है। नोड क्लास के अंदर बेसिकली आपकी नोड का इन्फॉर्मेशन होगी कि आपकी एम्प्लॉय की आईडी का डाटा मेंबर, नेम, सैलरी, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर बाइनरी ट्री का, और उसके बाद उसके कुछ सेटर एंड गेटर फंक्शन सारे दिए हुए हैं वो भी आपने क्रिएट कर लेने हैं। इसी तरह आपने BST के अंदर दोस्तों एक रूट नोड बनानी है और देन उसके बाद आपने कुछ उसके अंदर डाटा मेंबर फंक्शन क्रिएट करने हैं, जैसे प्रिंट इन ऑर्डर जो कि आपकी वैल्यूज़ प्रिंट करेगा, सर्च जो कि आपकी स्पेसिफिक एम्प्लॉय की वैल्यू सर्च करेगा, इंसर्ट जो कि आपके किसी भी न्यू एम्प्लॉय का रिकॉर्ड सर्च करेगा, और उसके बाद BST बेसिकली यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है इस मेरी BST क्लास का। और आपकी जो सैम्पल आउटपुट है दोस्तों वो कुछ इस तरह की आएगी। आपने जो भी उसे सैम्पल आउटपुट देनी है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ओके, समझ रही बात की। अब यहाँ पे सर ने एक चीज़ कही है वो ये कि आपने फर्स्ट टाइम जो है वो एक रिकॉर्ड अपनी VUID का इटसेल्फ देना ही देना है। अपनी एक VUID का जो भी आपकी VUID है उसका आपने रिकॉर्ड एक मस्ट देना ही देना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये फाइल मैंने आपको बता दी है। अब ये जो आपने फाइल क्रिएट की है बिल्कुल .cpp बिल्कुल खाली, आपने इस पर ये कोड लिखना शुरू कर देना जो कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये कोड आपने यहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग करनी थी, वो ये करनी थी कि जब यहाँ पे सबसे पहले आप जब यहाँ पे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो आपने एक नोड बाय डिफ़ॉल्ट
एम्बेड कर देनी है। अब वो कैसे एम्बेड करनी है उसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने कोड लिखना था, लाइन नंबर, चलें पहले आप कोड लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपने कहाँ पे चेंजिंग करनी है थोड़ी सी, ठीक है। पहले आप ये कोड लिख लो। और आपसे खुदारा एक छोटी सी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों अक्सर मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों के कमेंट होते हैं जनाब आपने कोड जो है वो बिल्कुल गलत लिख दिया है, ठीक है। कुछ कमेंट ये होते हैं यार आपका कोड ठीक नहीं है, और हाँ अगर कोड ठीक है तो आपने भाई आप कोड हमें सेंड कर दें, ठीक है। ये कमेंट होते हैं, या ये कमेंट होते हैं कि यार हाँ आपको कोड तो चल रहा है लेकिन हमारा कोड क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के कमेंट होते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जब आप कोड लिख रहे होते हो तो आप के सेंसिटिविटी का ख्याल नहीं रखती है। मान लो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नोड, तो नोड का मैंने एन कैपिटल रखा हुआ है, आप उसको स्मॉल रख लेते हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जाके आप क्या करते हो, जहाँ जहाँ नोड लिखा हुआ है ना वहाँ वहाँ फिर आप सेम एज इट इज़ मेरी तरह लिखते हो, ठीक है। जब दोस्तों आपने एक जगह पे जब मिस्टेक कर दोगे, एक जगह पे जब आपने एन यहाँ पे मान लो आपने एक दफ़ा यहाँ पे एन स्मॉल लिख दिया, अब क्या होगा बेसिकली देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक जगह पे एन जो है वो कैपिटल की जगह पे स्मॉल लिख दिया। अब क्या होगा, अब तो जब मैं इसे कंपाइल करूँगा देखना कितने एरर आ गए, देखो कितने एरर आए हैं, 37 एरर आए हैं। देखो मेरी सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से 37 एरर 37 एरर जनरेट हुए हैं। मेरे नज़दीक कोई बड़ी गलती नहीं है, आप भी क्योंकि यार ये कौन सी गलती है, ये छोटी सी गलती है, मैंने सिर्फ एक छोटा एन ही तो चेंज किया है, सिर्फ कैपिटल एन की जगह पे स्मॉल एन लगाया। तो देखो आपकी एक छोटी सी मिस्टेक ने 37 एरर निकाल दिए हैं आपके। तो भाई इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है जब कोड लिखते हो, देखो आपके लिए मैंने फ़ॉन्ट साइज़ भी देखो कितना बड़ा इंक्रीज़ कर दिया। कोई अंधा इंसान भी हो ना तो उससे भी फ़ॉन्ट साइज़ देखो इतनी ईजी नज़र आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम लेस दैन ग्रेटर दैन, ईजीली नज़र आ रहा है। कोई ये नहीं है कि मैंने बहुत ही छोटा फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया हो कि आपको देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि लिखा गया हुआ है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मेरे भाई काइंडली यार लाइन जब लिख रहे होते हैं ना, मान लो ये लाइन आप लिख रहे हो तो बड़ा केयरफुली इस लाइन को लिखो कि इस लाइन में किस चीज़ को मैंने कैपिटल में लिखा है, किस चीज़ को स्मॉल में लिखा है, कहाँ पर मैंने स्पेस दी है, कहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगाया। इन चीज़ों को भाई खार अब कुछ लोग क्या करेंगे, वो इस नोड को मान लो ऐसे स्पेस ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब देखो इस स्पेस को जैसे ख़त्म किया, अब फिर देखो हालांकि छोटी सी मिस्टेक है, सिर्फ मैंने स्पेस ख़त्म की है, मैंने जो नोड के साथ जो स्पेस थी इसको ख़त्म कर दी गलती से। अब देखो मैं जैसे कंपाइल करूँगा देखो एरर आने लगा, वो देखो कितने एरर आए हैं, 25 एरर आ गए हैं, 25 एरर फिर जनरेट हो गए हैं, छोटी सी देखो गलती है। तो मेरे भाई यही आप छोटी सी मिस्टेक करते हो और बाद में क्या होता है, फिर बाद में ये होता है कि आप कह रहे होते हो यार KST लर्निंग वाला जो यूट्यूबर है ना खिजर शाल, उसकी जो वीडियो है ना, उसकी एक तो वीडियो सही नहीं होती है, उसकी वीडियो के अंदर एरर बड़े होते हैं। हालांकि गलती आपकी अपनी होती है, मिस्टेक्स आप खुद करते हो, छोटी छोटी मिस्टेक आप खुद करते हो, लेकिन बाद में ब्लेम आप मुझ पे कर रहे होते हो। तो इसलिए भाई अगर आपके एरर आ रहे हैं तो आप भाई पेमेंट करके पेड सोल्यूशन ले लो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप इतने ही एक्यूरेट हो, आपके पास चले आपके पास पैसे नहीं हैं, आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो मेरे भाई मैं आपको इसलिए केयरफुली कह रहा हूँ कि कोड लिखते हुए काइंडली बड़ा ही एहतियात किया करें, ठीक है। अब ये कितनी लाइन का कोड है, 169 लाइन्स का कोड है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इस कोड को लिखना ही लिखना है। देखो मैंने यहाँ तो ये हो मैंने कोई चीज़ आपसे हाइड की हो, मैंने कोई चीज़ ऐसे जो है ना इसको मान लो कुछ ऐसे कर लिया हो, मैंने कुछ लाइन्स जो है वो हाइड कर दी हैं, नहीं मैंने कुछ हाइड नहीं किया आपसे, हर चीज़ आपको ईच एंड एवरीथिंग दिखा रहा हूँ। चलें अब बातें काफ़ी हो गई हैं, तो अब काइंडली मेहरबानी करके कोड ठीक लिखिएगा अगर आपने पेड नहीं लेना तो, ठीक है। अब दोस्तों आपने लाइन नंबर 15 तक ये कोड केयरफुली लिखें, लाइन नंबर 15 तक। अब मैं समझा देता हूँ क्या किया हुआ मैंने। सबसे पहले ये दो हेडर फाइल्स हैं, आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट के लिए, conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद यूजिंग नेम्स पे स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी है हमारे पास जो स्टैंडर्ड चेक कर रही होती है। उसके बाद ये क्लास नोड जो है मेरी नोड क्लास है जिसके अंदर मैं अपनी नोड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करूँगा। उसके बाद ये ओपनिंग ब्रैकेट है ना कि क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट है। और उसके बाद ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है और उसके साथ सेमी कॉलन नहीं है बल्कि कॉलन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेरे पास एक एम्प्लॉय आईडी है इंट टाइप की, उसके बाद डबल टाइप का एक सैलरी डाटा मेंबर है, फिर स्ट्रिंग टाइप का एक नेम वेरिएबल है, फिर उसके बाद मेरे पास दो पॉइंटर हैं, एक लेफ़्ट के नाम से एक राइट के नाम से जिसकी डाटा नोड है, ठीक है। और उनके शुरू पर स्टैटिक लगा हुआ है। तो स्पेसिस काइंडली गौर कीजिएगा, जहाँ जहाँ मैंने स्पेस दी हुई है काइंडली गौर कीजिएगा यार, काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है गौर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है जिसके साथ सेमी कॉलन है। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होता है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी ये सारी आप इस पूरे प्रोजेक्ट में हर जगह यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये मेरी नोड क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैंने ID
एस मीन सैलरी और एन मीन नेम जो है वो एज ए पैरामीटर लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे ही नोट कर लेना है। दोस्तों कोई कोड में चेंजिंग नहीं करनी है आपने, जहाँ पे चेंजिंग करनी होगी बल्कि कोई चेंज तो करना ही नहीं भाई, आपने ऐसे ही करना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी, जो सीधी और साफ बात है, ठीक है। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटने वाले, इंशाल्लाह आप जो है जब हाँ कमेंट आप कर सकते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ आप इसको कमेंट कर सकते हो कि जैसे आपने क्या दिया, दिस इज़ अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, हाँ ऐसे आप कमेंट कर लो ताकि आपको चलो थोड़ा यूनिक हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो। बाकी कोड चेंज मत कीजिएगा क्योंकि आपके फिर आप कोड चेंज करते हो फिर आपका एरर आता है, तो ऐसे मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो मुझे नीचे से आईडी मिल रही है मैंने एम्प्लॉय आईडी को सेट कर दिया, और उसके बाद मैंने ये बेसिकली क्या किया, जो मुझे नीचे से पैरामीटर मिल रहे हैं उनको मैंने जो है ना अपने इस डाटा मेम्बर में स्टोर कर दिया। और उसके बाद हमारे पास सेटर फंक्शन है दो, एक लेफ़्ट पॉइंटर की वैल्यू सेट कर रहा है और दूसरा राइट पॉइंटर की वैल्यू सेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ गेटर फंक्शन हैं, ये गेट एम्प्लॉय आईडी है जो कि क्या कर रहा है, हमें एम्प्लॉय आईडी गेट करके दे रहा है। उसके बाद ये सैलरी है जो सैलरी गेट करके दे रहा है, फिर नेम है जो नेम हमें गेट करके दे रहा है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपने क्लियर कर दिया होगा। उसके बाद दोस्तों ये दो गेटर फिर लगे हुए हैं जो कि लेफ़्ट और राइट पॉइंटर्स के लिए हैं, जो हमें ये जो वाला गेटर फंक्शन है ये हमें लेफ़्ट पॉइंटर का एड्रेस रिटर्न करके दे रहा है, और ये जो है हमें रिटर्न कर रहा है राइट पॉइंटर का एड्रेस। उसके बाद लास्ट में ये क्लास की बॉडी एंड हो रही है और लास्ट में सेमीकोलन है। ये जो मैंने ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट जहाँ जहाँ लगाई हुई है प्लीज़ केयरफुली इनको लगाइएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्लास BST जो कि बाइनरी सर्च ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद क्लास का ओपनिंग है और ये इसका पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगा हुआ है। और उसके बाद नोड क्लास के अंदर एक रूट नाम का डाटा मेंबर है, ठीक है। और फिर देन उसके बाद BST इसका कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि रूट की वैल्यू को नल सेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये इंसर्ट फंक्शन आ चुका है जिसमें हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक ID और एक नेम के नाम से, ठीक है। ये ओपनिंग ब्रैकेट है इंसर्ट फंक्शन की। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली हम एक न्यू नोड के पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सर ने हमें क्या कहा था, जो सर ने हमें आईडी भी जो है ना, आईडी भी जो है 9 डिजिट की, उसके जो लास्ट 3 डिजिट है ना वो हमने एज ए एम्प्लॉय आईडी के तौर पर लेने। तो दोस्तों अब अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो तो ये देखो मेरे पास जो भी आईडी मैंने उसको मार्ड ले लिया 1000 के ऊपर। तो इससे क्या होगा बेसिकली कि जो भी मुझे 9 डिजिट की आईडी मिलेगी ना, जब मैं उसको मार लूँगा ना 1000 के ऊपर, तो मुझे लास्ट उस 9 डिजिट में से लास्ट वाले 3 डिजिट मिल जाएंगे। तो वो लास्ट वाले 3 डिजिट मैंने किसको दे दिए, एम्प्लॉय आईडी को दे दिए। इसी तरह मैंने सैलरी वाला वेरिएबल बनाया, उसको क्या किया मैंने, जो मेरे पास आईडी थी, सॉरी बाहर गौर ना करें, मुझे पता पापड़ों वाला आया तो आपका लाजमी ध्यान पापड़ों की तरफ होगा, लेकिन आपने यहाँ पे अपनी असाइनमेंट की तरफ फोकस करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैं आईडी के लास्ट वाले 5 डिजिट चाहिए। दोस्तों अगर आपको किसी भी वैल्यू के लास्ट वाले 5 डिजिट चाहिए हो ना, तो आप सिंपली उस आईडी का मॉड ले लें, किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर, नहीं 1 लाख के ऊपर, मेरे ख्याल से 1 लाख के ऊपर, ठीक है। 1 लाख के ऊपर उसका मॉड ले लें तो आपको लास्ट 5 डिजिट मिल जाएंगे, ठीक है। ओके जी, उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक न्यू नोड क्रिएट कर रहे हैं, उसको अपने पैरामीटर भेज रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और नेम। उसके बाद हम अपने लेफ्ट और राइट पॉइंटर की वैल्यूज़ को नल सेट कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन चेक कर रही है क्या रूट इक्वल टू नल है, अगर तो नल है तो फिर सिंपली ये जो न्यू नोड क्रिएट हुई है इसका डाटा इसका एड्रेस जो है वो रूट को दे दो। और उसके बाद ऊपर थोड़ा आता हूँ, अच्छा ये आगे एल्स स्टार्ट हो रहा है, ऊपर तो आपने कर लिया इफ़ वाला, उम्मीद है इफ़ वाला तो आपने कर ही लिया होगा, ये वाला इफ़ वाला कंप्लीट कर लिया आपने। उसके बाद एल्स स्टार्ट हो रहा है, एल्स बेसिकली ये कह रहा है, ये दोस्तों इफ़ चेक कर रहा है कि अगर आपने जो नोड क्रिएट किया अगर वो फर्स्ट नोड है तो फिर उसका एड्रेस रूट को मिल जाएगा, अदरवाइज़ अगर वो फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर उसका एड्रेस किसको मिल जाएगा, यहाँ तो लेफ्ट साइड पे जाएगा या फिर राइट साइड पे इम्बेड होगा। तो उसके लिए हमने एल्स पोर्शन में आ चुके हैं और यहाँ पे आपने ये कोड जो है टाइप कर देना, जो मैं कोड आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2 नोड बनानी है, एक प्री के नाम से एक पीटीआर के नाम से, देन उसके बाद वाइल लूप आप लगा रहे हो, इसकी ओपनिंग है। और काइंडली बार बार कह रहा हूँ कोड लिखते हुए यार केयरफुली कीजिएगा, मेहरबानी कीजिएगा मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये काइंडली ये सारा कोड आपने इस तरह टाइप कर देना। और उसके बाद ये इफ़ कंडीशन लगी हुई है, ये इफ़ कंडीशन को इस तरह जिसको मैंने हाईलाइट किया इसको फटाफट से नोट कर दें। ये इफ़ कंडीशन बेसिकली क्या चेक कर रही है कि अगर जो एम्प्लॉय आईडी है अगर वो मेरी करंट नोड की वैल्यू से लेस है तो मैंने कहा उसको लेफ़्ट वाली साइड पर भेज दो, ठीक है। आपको पता है ना ट्री के अंदर ये रूल होता है कि वैल्यू अगर रूट नोड की वैल्यू से छोटी है तो वो लेफ्ट साइड में मूव कर जाती है। उसके बाद यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ बेसिकली एल्स इफ क्या कर रहा है, ये बेसिकली ये चेक कर रहा है कि अगर जो वैल्यू है मेरी न्यू नोड की अगर वो रूट नोड की वैल्यू से बड़ी है तो मैंने कहा उसको राइट साइड पे भेज दो, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एल्स इफ ये चेक कर रही है। और उसके बाद ये एल्स जो है ये चेक कर रहा है कि अगर जो मेरी वैल्यू है डुप्लीकेट है, मतलब मैच कर गई है, तो फिर मैंने कहा डिलीट कर दो न्यू नोड को, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू दोस्तों हम बाइनरी ट्री के अंदर स्टोर नहीं करते,
ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये वो एल्स पोर्शन लगा हुआ है, तो ये एल्स पोर्शन उम्मीद है यहाँ तक आपने कर लिया होगा। उसके बाद दोस्तों ये कितनी ब्रैकेट क्लोज हो रही हैं, एक ब्रैकेट क्लोज हो रही है, 2 3 और 4 ब्रैकेट क्लोज हो रही हैं। तो काइंडली दोस्तों ऐसे ही 4 ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा, ताड़ी मेहरबानी। बीच में थोड़ी पंजाबी भी बोल देते हैं यार, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या है जी, ये सर्च फंक्शन है जो कि यहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। ये सर्च फंक्शन को केयरफुली नोट कर लें। ये हमारे पास सर्च फंक्शन है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। इस सर्च फंक्शन को काइंडली जैसे जैसे मैंने किया हुआ है वैसे वैसे ही आपने नोट करना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, जैसे मैंने कोड दिखाया वैसे ही करना है, ठीक है। ये सर्च फंक्शन का कोड है जो हमारी वैल्यू सर्च करके देगा हमें, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों ये प्रिंट इन ऑर्डर है जो कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेगा, ठीक है। तो ये प्रिंट इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का कोड लिखा हुआ है, इसको आपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही टाइप करना है। और उसके बाद लास्ट पे ये BST क्लास की बॉडी क्लोज हो रही है और उसके बाद सेमीकोलन लगा हुआ है लास्ट पे। देन हमारे पास मेन फंक्शन आ गया, ये मेन फंक्शन है आपका। इस मेन फंक्शन को आपने ऐसे ही लिखना है। उसके बाद ये ओपनिंग है और उसके बाद ये हमने BST ट्री का क्लास का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ के नाम से, और उसके बाद अपनी नोड क्लास का एक पॉइंटर बनाया है PTR के नाम से। अब दोस्तों आपने ये जो लाइन नंबर 27 जो आपने लिखी है नोड स्टैटिक PTR, इसके नीचे आपने एक और लाइन इंक्लूड क्या करनी है बोला, OBJ और OBJ.insert, ठीक है। और इसको आपने अपनी खुद की VUID, क्योंकि ऐसा नहीं कहा है कि आप हर स्टूडेंट ने एक दफ़ा अपनी खुद की पहली दफ़ा VUID भेजनी है। तो दोस्तों आपकी जो भी VUID आपने वो यहाँ से सेंड करनी है, ठीक है। मान लो आपकी VUID है बी शुरू वाले जो 2 आपके कैरेक्टर होते हैं ना VUID में, वो नहीं आपने लिखने, सिर्फ लास्ट वाले 9 डिजिट लिखने हैं। मान लो जैसे आपकी VUID है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेट्स से ये 9 डिजिट है आपकी VUID की, लास्ट वाले न्यूमेरिक डिजिट सिर्फ आपने लिखने हैं, ठीक है। तो आपकी जो भी VUID है ना वो आपने यहाँ लिखनी है, ये ना वो आप भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दो, नहीं ये नहीं आपने करना, बल्कि आपने अपनी VUID लिखनी है। जैसे मान लो आपकी VUID है जैसे यार कुछ भी 2 2 0 2 1 0 3 4 4, मान लो ये VUID है आपकी, ठीक है। ऐसे आपने लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने डबल कोटेशन से बाहर आके ऐसे कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के देन आपने अगेन क्या करना है, अपनी डबल कोटेशन में डबल VUID डबल कोटेशन कोर्स में नहीं लिखनी, सॉरी ये गलती कर गया हूँ। VUID आपने डायरेक्ट लिखनी है इस तरह से, कोई डबल कोर्स नहीं लगानी। उसके बाद कामा, उसके बाद डबल कोर्स के अंदर आपने अपना नाम टाइप करना है, जो भी आपका नाम है, जो भी आपका अपना नाम है, फर्स्ट नेम सिर्फ टाइप करना, फुल नेम टाइप नहीं करना, फर्स्ट नेम। जैसे मेरा नाम है खिजर तो मैंने खिजर टाइप कर दिया। मान लो आपका नेम है अली तो आप यहाँ पे अली टाइप करोगे। मान लो आपका नेम है लेट्स से हीरा तो आपने हीरा टाइप करना। मान लो आपका नेम कुछ भी है यार, आपका नेम मरियम है, आपका नेम फतहर है, कुछ भी नाम है आपका वो आपने टाइप करना है। मान लो मेरा नाम भाई खिजर है तो मैंने खिजर टाइप करना है, मैं थोड़ा अली टाइप करूँगा। तो मेरा नाम खिजर है तो मैंने खिजर टाइप कर दिया और यहाँ पे VUID के लास्ट वाले 9 डिजिट मैंने पेस्ट कर दिए विदाउट कोटेशंस, ठीक है। ये एक लाइन एक्स्ट्रा आपने ऐड करनी है लाइन नंबर 127 के ऊपर, ठीक है। इस लाइन के बिल्कुल नीचे नोड स्टैटिक PTR के बिल्कुल नीचे ये वाली लाइन एक इम्बेड करनी है आपने, ठीक है। ओके जी, उसके बाद आपने सेम एज बाकी कोड सेम एज इट इज़ ऐसे करना है। ये एक लोगो लेबल लगा हुआ है प्रीव के नाम से। उसके बाद ये 2 वेरिएबल है मेरे पास, ये एक वेरिएबल है। दैन उसके बाद ये मेरे पास मेन्यू है, ठीक है जी। मेन्यू आपने ऐसे एज इट इज़ ऐसे लिख देना है। और उसके बाद नेक्स्ट कोड आ जाता है ये वाला सी इन चॉइस में हम चॉइस ले रहे हैं। और उसके बाद ये स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है जो चॉइस ले रही है। उसके बाद दोस्तों ये पहला केस है, केस 1 से यहाँ तक एंड हो रहा है ब्रेक तक, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही एज इट इज़ नोट करना है। और उसके बाद आपका ये केस 2 है, इसको भी आपने एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है। ये केस 2 यहाँ से लेकर 144 लाइन से 151 लाइन तक जा रहा है, ठीक है। इसको आपने ऐसे, ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक न्यू एम्प्लॉय ऐड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये केस 3 है जो यहाँ तक एंड हो रहा है, लाइन 65 तक एंड हो रहा है, लाइन 52 से स्टार्ट होकर। और उसके बाद लास्ट पे आपका ये केस 4 है जिसमें हम एग्जिट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को। उसके बाद केस ये स्विच स्टेटमेंट की बॉडी एंड हो रही है। फिर उसके बाद नीचे बाहर जाके गो टू प्रीव लगा हुआ है। उसके बाद फिर फाइनली लास्ट पे मेन की बॉडी क्लोज हो रही है। तो दोस्तों लास्ट पे ये वाली बॉडी क्लोज हो रही है, फिर ये वाली बॉडी क्लोज हो रही है। तो काइंडली इस तरह क्लोजिंग, हर चीज़ की क्लोजिंग कीजिएगा। देखिए मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ डिटेल से दिखाई है, कोई चीज़ आपसे हाइड नहीं की। अब जब ये सारा कोड आप अपनी इस न्यू फाइल जो आपने अभी भी जैसे मैंने बताया था आपको नई फाइल आपने बनाई अपनी VUID के ID के साथ, इस फाइल के ऊपर जब आप ये सारा कोड लिख लोगे, टाइप कर लोगे, उसके बाद आपने अपनी सिंपली फाइल को जो है वो क्या कर देना है, रन कर देना है, ठीक है। समझ गई? तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पे तो मैंने इसे कंपाइलर रन किया और ये देख कुछ इस तरह का आपके सामने मेन्यू आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 प्रेस करके आपने एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। तो मैंने 2 प्रेस किया, एंटर कर दिया कि वो आपसे ID पूछ रहा। अब यहाँ पे आप कोई भी ID दे दो, मान लो मैंने दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंटर कर दिया। नेम लेट से मैंने कुछ भी दे दिया, लेट से मैंने यहाँ पे फिर नेम दे दिया फतहर और एंटर कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने एक एम्प्लॉय ऐड कर दिया, एक मैंने एम्प्लॉय बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किया हुआ था, याद है ना, हमने अपना एक एम्प्लॉय बाय डिफ़ॉल्ट ऐड किया था यहाँ पे, इसमें हमको सिखाया था। यहाँ पे ये देखो जो मैंने एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करवाई है,
ये बेसिकली वही लाइन है जो आपका एक एम्प्लॉय एक्स्ट्रा बाय डिफॉल्ट एक ऐड कर रही है, आपका अपना खुद का नेम और आपकी अपनी खुद की वीयू आईडी। अब दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, 1 प्रेस करके अपना रिकॉर्ड देखना कि आपका रिकॉर्ड टू एक रिकॉर्ड आपने पहले से रिकॉर्ड स्टोर किया हुआ है, एक ये है, तो मैंने 1 प्रेस करके एंटर प्रेस किया और देखो 2 रिकॉर्ड हो गए। एक दोस्तों मेरा रिकॉर्ड खिजर के नाम से, एक फतहर के नाम से जो मैंने अभी सेव किया, और एक पहले जो मैंने बाय डिफॉल्ट सेव किया हुआ है। देखो दोनों रिकॉर्ड जो है वो मुझे शो हो रहे हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे सर ने आउटपुट में दिखाई थी। उसके बाद आपने 3 प्रेस करके यहाँ पे एम्प्लॉय सर्च कर सकते हैं। मैंने 3 प्रेस किया, एंटर कर दिया। यहाँ से वो आपसे पूछा एम्प्लॉय आईडी बताओ, तो आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, एक एम्प्लॉय आईडी है 344 और एक एम्प्लॉय आईडी है 789। तो मान लो मैंने सर्च किया 789, एंटर कर दिया और देखो उसने मुझे दिखा दिया, कहता एम्प्लॉय फाउंड, और उसके बाद उसकी आईडी, उनका नेम और उनकी सैलरी। लेकिन जनाब ये एम्प्लॉय सक्सेसफुली उसने हमें सर्च भी करके दिखा दिया। अब अगर आप 4 प्रेस करोगे तो आपका सक्सेसफुली प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये जो लाइन एक्स्ट्रा मैंने ऐड करवाई है ये मस्ट ऐड कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है जी। और जैसे जैसे बताया सेम एज इट इज़ वैसे ही करना है आपने। अब दोस्तों जब आप ये कोड कंपाइल कर लोगे आपको कोड सक्सेसफुली चल जाएगा। ये जो आपने फाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव की थी, अब बता देता हूँ आपने इसको कैसे जो है वो अपलोड करना है। तो दोस्तों ये वो आपकी फ़ाइल है डेस्कटॉप के ऊपर, ये फाइल है आपकी जो आपने अपनी वीयू आईडी के साथ सेव की थी। जब आप इसे कंपाइल करोगे तो यहाँ पे एक और फाइल बन के आएगी EXE फाइल। आपने वो EXE फाइल से LMS पे अपलोड नहीं करनी, बल्कि आपने ये जो फाइल जो आपने अपनी वीयू आईडी के साथ सेव की थी, जिसके ऊपर ये ब्लू कलर के साथ CPP लिखा आ रहा है ना, CPP, ये वाली सोर्स फाइल होती है। तो ये फाइल आपने LMS के ऊपर अपलोड करनी है। एक EXE फाइल भी होती है, जैसे मैं आपको चले वो भी दिखाई देता हूँ EXE फाइल कौन सी होती है। जैसे मान लो मैं ये कोड पूरा कॉपी करता हूँ, ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और इसको एक दफ़ा कंपाइल करता हूँ, देखना एक EXE फाइल जनरेट होकर चली जाएगी। तो ये कोड मैंने कर लिया। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ EXE फाइल कौन सी होती है। तो ये देखो एक इस तरह की जब आप कोड को कंपाइल करोगे तो इस तरह की एक EXE फाइल जनरेट हो आएगी, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी CPP लिखा हुआ नहीं आ रहा। तो आपने ये फाइल LMS पे अपलोड नहीं करनी, बल्कि ये वाली फाइल LMS पे अपलोड करनी है, CPP वाली, ठीक है। तो सिंपली ये .cpp फाइल आप LMS पे अपलोड कर देंगे और जैसे बताया सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।